किया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहता है वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, 50/7 हो, ठीक है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उस संख्या तथा उसके, ठीक है, उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग कितना हो, 50/7 हो, कितना हो, 50/7 हो। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन डाल लेते हैं, हल से स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को हल करना होगा तो हम लोग ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, पहले हल लिखेंगे फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो कहता है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो जिसको ज्ञात करना होता है हम उसी को मानते हैं, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होगा तो जो अज्ञात होता है, जिसको ज्ञात करना होता है, मैं उसी को मानता हूँ। तो माना संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x, ठीक है। तो यहाँ से संख्या हो जाएगा x, संख्या का व्युत्क्रम, है ना। तो हम लोग लिखेंगे संख्या का व्युत्क्रम, तो संख्या का व्युत्क्रम, हम लोग संख्या का व्युत्क्रम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाता है, तो जैसे संख्या x है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक है। अब हम लोग प्रश्नानुसार डाल देते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कहता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग, तो उस संख्या, तो संख्या ये है, उसका व्युत्क्रम क्या है, 1/x, ठीक है। ठोकी भैया, संख्या आपकी x है, संख्या x है तथा दूसरी उसका व्युत्क्रम क्या है, 1/x, और कहता इसका योग कितना है, 50/7 है, ठीक है। इस तरीके से आपको समीकरण बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये से देखो, ये भिन्न है, ये भिन्न नहीं है, तो बटे 1 मान के हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये सिखाया गया है, क्यों। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये x² हो जाएगा, 1 का होगा तो 1 हो जाएगा, अपान में x का 1 से होगा तो क्या हो जाएगा, x, बराबर हो जाएगा 50/7, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। तो हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x का x से किया तो x² आया, 1 का 1 से किया तो 1, बीच में प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह, और नीचे का होगा x का 1 से होगा तो x, बराबर 50/7, ठीक है। अब हम लोग फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही हल करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 7x² + 7, ठीक है, बराबर, देखो 7 का इससे दोनों से हो गया, ठीक है। अब x का इससे होगा तो 50x, ठीक है। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो x² 50x प्लस में इधर आ जाएगा माइनस का 50x, और ये प्लस का 7 बराबर 0, ठीक है। अब इस तरीके की जो समीकरण है हम लोग देखते हैं, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग समीकरण नहीं होती, ठीक है। जब ये पूर्ण वर्ग समीकरण नहीं होती है तो ये इनका गुणनखंड विधि से भी नहीं होता है, मध्य पद के रूप में तोड़कर भी ये सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। जब इनको मध्य पद को तोड़ा जाएगा तो ये तोड़ने पर ये सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो इनके लिए सिर्फ एक ही मेथड होता है जिसको हम लोग, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से एक फार्मूला बताया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं द्विघात सूत्र, या जिसके श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो द्विघात सूत्र होता क्या है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग आपको द्विघात सूत्र बताते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो x बराबर होता है -b + -। अब ध्यान से देखना, ठीक है, कोई भी
अब एक चीज़ पहले और आपको क्लियर कर दें, जैसे द्विघात का रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0, ठीक है। तो इस समीकरण में, ठीक है, हमें द्विघात सूत्र लगाना होता है, ठीक है। अब कोई भी द्विघात समीकरण हो उसमें आप द्विघात सूत्र लगा के उसमें x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघात सूत्र आपका होता है द्विघात सूत्र, ठीक है, होता है x बराबर -b + -√b² - 4ac, ठीक है, और अपान में क्या होता है 2a, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये x बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग a और b और c यहाँ से आपके कंपेयर करके लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये आपका क्या है द्विघात सूत्र कहाँ अप्लाई होता है, द्विघात समीकरण में होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से द्विघात सूत्र से, ठीक है, तो इसकी तुलना किससे कराते हैं, ठीक है। द्विघात सूत्र लगाने का पूरा मेथड मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक, मैं लिखता हूँ उपर्युक्त समीकरण की तुलना किससे कराने पर ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि a और b और c के मान निकालना होता है, ठीक है। जब ax² का तुलना करेंगे x² से तो a बराबर आपका निकल के आएगा 7, ठीक है। a बराबर क्या निकल के आएगा 7, और b बराबर क्या निकल के आएगा आपका, चूँकि b x की तुलना कराएंगे x से तो यहाँ से b बराबर आपका आ जाएगा -50, ठीक है। और c से c की तुलना c बराबर आता है अचर पद, ये 7 है, ठीक है। तो हम लोग इस द्विघात सूत्र में रखते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग रख देते हैं, तो द्विघात सूत्र में रखते हैं, तो x बराबर होता है b की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है, माइनस ये -50, ठीक है, और प्लस माइनस √b², √b², b का मतलब क्या है भैया यहाँ से -50, तो -50 का स्क्वायर -4, a का मतलब कितना है 7, ठीक है, और c का मतलब भी यहाँ से कितना है 7, c का मतलब भी कितना है 7 है, और अपान में कितना है 2 × a का मतलब कितना है 7, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हो जाता है आपका +50 और प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखो, √ के अंदर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये देखो माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 1 0, तो इसमें 2 0, तो मतलब 2500 हो जाता है माइनस, ठीक है। तो ये 7 7 49, 49 का हम लोग 4 से गुणा कराते हैं, ठीक है। तो 49 का जब 4 से गुणा कराते हैं तो ये हो जाता है 196, ठीक है। 7 7 49, 7 × 7 ये हो जाता है 49, और × 4 तो 4 9 36 के 6 हासिल आ गया 3, ठीक है। 4 चौक 16 और 3 कितना हो जाएगा 196, ठीक है। कितना आ जाता है 196, तो 196, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ 50, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 50 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 2500 से 196 निकालेंगे तो हो जाएगा 2304, ठीक है। अपान में कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, ठीक है।
ये चीज़ आप समझते जाएंगे, ठीक है। अब ये किसका वर्गमूल होता है, तो x बराबर हो जाता है 50 प्लस माइनस, ठीक। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये किसका आ जाएगा, 48 का। किसका आ जाएगा, 48/14, 48/14, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, हम लोग और समझते हैं फिर, ठीक है, जगह थोड़ी कम पड़ रही है तो इस वजह से हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब इधर सॉल्व करेंगे तो इधर हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x बराबर, ठीक है, और प्लस माइनस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं प्लस की वैल्यू लेने पर, ठीक है, प्लस की वैल्यू लेने पर तो ये होता है x बराबर आपका 50 प्लस माइनस, सॉरी प्लस की ले रहे हैं तो प्लस का 48 बटा कितना हो जाएगा, 14, ठीक है, 14 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा ये आपका 98/14, ठीक है। तो x बराबर आपका जो सॉल्व होगा तो ये आपका आ जाता है, ठीक है। जब इसको मैं काटूंगा तो ये मैं देखता हूँ तो यहाँ से क्या होगा, मैं इसको काटूंगा तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 7 चौके 28, 14। तो यहाँ से जब फिर मैं काटूंगा तो यहाँ से 14 सत्ते 98 है ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से काट दूंगा 14 एकम 14, 14 सत्ते 98। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 7, तो x बराबर आ जाएगा 7, ठीक है। मैं माइनस की वैल्यू लेने पर, यदि माइनस की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, जब माइनस की वैल्यू लेने पर तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो x बराबर आपका आ जाएगा 50 माइनस का 48 बटा कितना, 14। तो आपका ऊपर आ जाएगा 2/14। तो इसका मतलब फिर आ जाएगा 1/7, 1/7। तो इस तरीके से हम लोग जब देखते हैं तो क्या देखते हैं, x बराबर आपका कितना आ गया यहाँ से 1/7। तो हम लोग ये देखते हैं कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या मैं देखता हूं तो 7 है। वह संख्या क्या होगी, 7 है, जिसका व्युत्क्रम कितना आएगा, ठीक है, व्युत्क्रम कितना आएगा 1/7 आएगा, ठीक है। लेकिन मैं यदि संख्या क्या मानता हूं 1/7, ठीक है, तो उसका व्युत्क्रम फिर क्या आ जाएगा 7। तो इस तरीके से अतः संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, हम लिख देंगे अतः संख्या, अतः संख्या बराबर 7, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है, ठीक है। इस क्यारी की परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये वर्गाकार क्यारी है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं ये वर्ग होता है, इस तरीके का आपका क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये इस तरीके का आपका वर्ग होता है, ठीक है। तो इस तरीके का जब वर्ग होता है तो वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, ठीक है, 16 वर्ग मीटर है। इस क्यारी का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जो परिमाप होता है, यदि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप इसकी बात की जाए तो होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो जब तक कि मुझे भुजा नहीं पता होगी तब तक कि मैं इसका परिमाप नहीं बता सकता। इस वजह से मैं इसकी भुजा मान लूँगा x है क्षेत्रफल, तो इस वजह से ये आपका क्या है, वर्ग है। तो इस तरीके से मैं मान लेता हूँ हल डाल के, ठीक है। तो माना वर्गाकार क्यारी की भुजा, माना वर्गाकार क्यारी की भुजा बराबर, माना वर्गाकार क्यारी की भुजा बराबर x मीटर, कितना, x मीटर, ठीक है।
क्योंकि यहाँ मीटर क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल जो दिया मीटर में, इस वजह से भुजा को मैं मीटर में ही मानूंगा, ठीक है। और वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर दे दिया है 16 वर्ग मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, तो यहाँ से मैं देखता हूँ जब क्षेत्रफल दिया तो भुजा निकाल सकता हूँ। तो वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल है ना, भुजा जो मैं लिखूंगा वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 बराबर एक्स स्क्वायर, भुजा को मैंने क्या माना, एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर मैं 16 लिख सकता हूँ, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16। तो इस तरीके से एक्स की जो वैल्यू आपकी आ जाती है प्लस माइनस कितनी आ जाती है, 4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, जो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x बराबर कितना आता है, प्लस का 4, और तथा x बराबर क्या आ जाता है, माइनस का 4। अब ये संभव नहीं है, ये मान संभव नहीं है, क्यों नहीं संभव है, ठीक, ये अमान्य है, इसको मैं क्या कह दूंगा, अमान्य, ठीक है। तो ये अमान्य है, ठीक। ये जब अमान्य है क्यों, क्योंकि कभी भी, ठीक, जो भुजा होती है वो माइनस में नहीं होती है, इस वजह से x का मान आपका ये कहलाएगा, ठीक है। तो अतः वर्गाकार क्यारी की भुजा कितनी हो जाएगी, 4 मीटर, ठीक है। तो इसका परिमाप मैं लिख सकता हूँ, इसलिए, ठीक है, वर्गाकार क्यारी की भुजा बराबर हो जाएगी 4 मीटर, ठीक है। और वर्गाकार क्यारी का परिमाप तथा मैं लिख सकता हूँ वर्गाकार क्यारी का परिमाप, ठीक है। क्या होता है परिमाप, जो होता है 4 गुणे भुजा, क्या होता है 4 गुणे भुजा। तो इस वजह से 4 गुणे 4, भुजा कितनी है भैया, 4। तो ये आपका हो जाएगा कितना, इधर लिख देता हूँ 4 गुणे 4 मतलब 16, ये आपका आ जाएगा 16 मीटर, ठीक है। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 289 ये लिखा है रुपये 289, ठीक है। 289 रुपये को कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार वितरित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिले जितने की व्यक्तियों की कुल संख्या है। तो व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मतलब जितने व्यक्ति हैं प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिले, प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिले। तो इस तरीके कोई क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते तो लास्ट में देखो व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो हम लोग हल डाल के यही मान लेते हैं, माना व्यक्तियों की संख्या, माना व्यक्तियों की संख्या बराबर कितनी है, x है, कितनी है, x है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को मिले रुपए बराबर हम लोग लिख सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति को मिले रुपए बराबर कितने, x, प्रश्नानुसार, है ना। कुल रुपए बराबर कितना है, 289, ठीक है। तो इस तरीके से मैं देखता हूँ प्रश्नानुसार, ठीक। व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या
व्यक्तियों की संख्या गुणे प्रत्येक व्यक्ति को मिले रुपए, प्रत्येक व्यक्ति को मिले रुपए बराबर क्या होता है, कुल रुपए। क्या होता है, कुल रुपए। तो यहाँ से हम लोग देखें प्रत्येक व्यक्ति को मिले रुपए बराबर व्यक्तियों की संख्या x है, प्रत्येक व्यक्ति को मिले रुपए बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 289। x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 289। x बराबर हो जाता है प्लस माइनस अंडर रूट 289। तो x बराबर आपका आ जाता है प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस 17। कितना आ जाता है 17। तो अतः हम लोग कह सकते हैं यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 17 और तथा x बराबर आएगा माइनस का 17। कितना आ जाएगा माइनस का 17। तो ये क्या हो जाता है, अमान्य हो जाता है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि यहाँ से माइनस में कभी भी हम लोग किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्तियों की संख्या, मतलब व्यक्तियों की संख्या यहाँ माइनस में नहीं हो सकती है। ठीक है, कभी भी माइनस में क्या हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोगों का जो मान होगा x बराबर 17। अतः कह सकते हैं व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, अतः व्यक्तियों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 17। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अतः व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 17। तो क्वेश्चन नंबर 9, चलिए हम लोग देखते हैं। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुने यदि कमरे की फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है, कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ से आपका यदि देखा जाए तो कमरा किस प्रकार का है, कमरा जो होता है वो आपका आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार होता है। ठीक है, जो कमरा आपका होता है वो किस तरीके का होता है, आयत के आकार का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ कहता एक कमरे की जो लंबाई है इसकी चौड़ाई की। ठीक है, तो यदि मुझे चौड़ाई पता हो जाए तो मैं चौड़ाई का क्या कर लूँगा 5/4 गुनी कर दूँ तो आपकी क्या मिल जाएगी, लंबाई। ठीक है, तो मैं यदि मान लेता हूँ चौड़ाई x है, ठीक है, चौड़ाई कितनी x है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, x का जो होगा 5/4 होगा किसका, x का। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लंबाई। ये आपकी लंबाई हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो हम लोग मान लेते हैं, माना। ठीक है, माना कमरे की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, और कमरे की लंबाई, तो यदि मैं देखूं कमरे की लंबाई क्या हो जाएगी 5/4, है ना, किसका है, गुना है x का। ठीक, उसकी चौड़ाई का 5/4 गुना है तो ये आपका हो जाएगा 5x/4 मीटर। ठीक, अब फर्श का क्षेत्रफल, है ना, कमरे की फर्श का क्षेत्रफल मैं लिख दूं एक बार, कमरे की फर्श का क्षेत्रफल, कमरे की फर्श का क्षेत्रफल दे दिया 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है आयताकार, ठीक, फर्श का क्षेत्रफल, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल।
ठीक है। तो लंबाई कितनी है, x है, चौड़ाई कितनी है 5x/4 है, आयताकार फर्श है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 20, कितना है 20, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको हल करूँगा तो ये हो जाएगा 5x² बराबर कितना 20। तो 20 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं 5x² बराबर 80, ठीक है। 20 चौके 80, तो x² बराबर हो जाएगा 80/5, तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80, तो x² बराबर हो जाएगा 16, ठीक है। तो x बराबर आपका आ जाएगा ±√16, तो x बराबर प्लस माइनस का आपका आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अब माइनस में तो कभी संभव नहीं है इसकी लंबाई चौड़ाई, तो अतः हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 4, ठीक है। दूसरा भी लिख देते हैं x बराबर -4, ये संभव नहीं है, ये अमान्य है, ये क्या है अमान्य है ना, ये हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग कह सकते हैं कमरे की चौड़ाई, ठीक। अतः कमरे की चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी 4 मीटर, ठीक है। और कमरे की जो लंबाई हो जाएगी कितना हो जाएगी 5/4 × 4, क्यों, इसका मतलब है ना, ध्यान से देखो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, मतलब x बराबर मतलब 4, ये आपका क्या है मीटर, और ये है आपका 5/4, तो मैं 5/4 x का मतलब 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आ जाता है मैं नीचे लिखता हूँ, तो आपका आ जाता है 5 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सभी का ध्यान इधर बोर्ड की ओर होना चाहिए, ठीक है। तो एक नाव की शांत जल में चाल दे दिया है, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर उसी स्थान पर पुनः वापस आने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की क्या ज्ञात कीजिए, चाल, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैं समझा दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मान लेते कहीं पर वाटर, ठीक है, पानी भरा हुआ है, जैसे नदियों में तालाबों में है ना, नहरों झीलों में होता है। तो इस तरीके से जब पानी भरा है और कोई नाव जब चलती है, यदि पानी एकदम ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, तब उसकी चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यदि पानी बहेगा, ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पर एक कोई नाव है आपकी, ठीक है। तो ये नाव है, तो हम लोग मान लेते हैं, तो इस तरीके से आपकी ये नाव है, ठीक है। जब ये नाव है तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से, ठीक। तो ये नाव, ठीक है। तो इस नाव, ठीक है, जो ये पानी की चाल होगी, तो मैं पानी की चाल मतलब धारा की चाल, जो पानी की चाल उसको धारा की चाल को मैं कितना मान लेता हूँ x, ठीक है, x मान लूँगा, ठीक है। तो सपोज दैट मैं मान लेता हूँ पानी की स्पीड इधर है, ठीक है, पानी किधर बह रहा है, इधर की ओर बह रहा है, ठीक है, ठीक है, पानी इधर की ओर बह रहा है, ठीक है। और अब हम लोग ध्यान से समझेंगे, जब पानी ठहरा हुआ है तब नाव की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब कहता है धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर उसी स्थान पर पुनः वापस आने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है, ठीक है। तो यहाँ से कुल समय दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, ठीक है।
फार्मूला जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं समय बराबर जो होता है वो दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। समय बराबर जो होता है दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ से मुझे समय दिया है तो मुझे दूरी पता होनी चाहिए, चाल। तो दूरी भी दे दिया है 30 किलोमीटर। अब मुझे चाल नहीं पता है। ठीक है, अब चाल क्या होती है? धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ धारा की चाल वही जल की चाल जो होगी उसको x किलोमीटर हल। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ, माना धारा की चाल जिसको ज्ञात करना होता मैंने पहले बोल दिया, उसको मान लेते। माना धारा की चाल कितनी होगी? x किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। चाल है ना, चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में ही होती है। ठीक है, अब यहाँ शांत जल में चाल दे दिया है। ठीक है, मैं लिखूंगा नाव की, है ना। ये किसकी चाल होगी? नाव की। नाव की शांत जल में चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये h है। ठीक, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब धारा की दिशा में और धारा की विपरीत नाव की चाल क्या होने वाली है? ठीक है, जब धारा की दिशा में जाएगी, ठीक है, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? चूंकि इसकी चाल आपकी क्या है? 15 है। तो अब जब एक ही डायरेक्शन में नाव भी जाएगी और धारा भी जाएगी, मतलब पानी का बहाव भी है, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। दोनों की चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो अब नाव की चाल में धारा की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ठीक है, नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर कितनी हो जाएगी? 15 + x। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशाओं में मैं लिखूंगा तथा लिख सकता हूँ। तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल। अब ध्यान से देखो, विपरीत दिशा में चाल। जब विपरीत दिशा में चलना होता है, जैसे कभी पानी या तालाब में आप लोगों ने पीला होगा तो देखा होगा, जिस दिशा में जब पानी बहता है तो उसी दिशा में चलना क्या होता है? आराम से चल सकते हैं। ठीक है, यदि विपरीत दिशा में चलते हैं थोड़ी मेहनत लगती है और थोड़ा समय लगता है, तो इस वजह से क्या होगी? तो उसकी चाल में माइनस हो जाएगा। तो 15 माइनस कितना? x। तो भैया चूंकि नाव की चाल धीमा होगी, बढ़ेगी, तो नाव की चाल से मैं धारा की चाल को माइनस करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 15 माइनस का x। ठीक है, और ये भी क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या होगा? अब चूंकि मुझे कुल समय दे दिया, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख सकता हूँ कुल समय। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कुल समय आपको दे दिया है। कुल समय, ठीक है, कुल समय कितना है? 4 घंटे। कितना है? 4 घंटे। ठीक, मैं नीचे लिख देता हूँ, ऊपर थोड़ा सही नहीं है। ठीक, मैं यहाँ से देखता हूँ कुल समय दे दिया है। कुल समय इन्होंने दे दिया है 4 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, अब मैं मिनट को घंटे में कन्वर्ट करूँगा, चूँकि हम लोग जानते हैं 60 मिनट, ठीक है, बराबर जो होता है 60 मिनट बराबर जो होता है 1 घंटा होता है। ठीक है, 1 घंटा होता है। तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1 मिनट में मैं घंटा लिखूंगा, 1 मिनट बराबर होगा 1/60 घंटा। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से 30 मिनट है, तो 30 मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट करूँगा तो 4, ठीक है,
और ये 30 मिनट। ध्यान से देखो 30 गुणे कितना हो जाएगा 1/60, कितना 1/60, ये हो जाएगा 1/2। तो ये 4 सही 1/2, मतलब इसका है कि 4 दूनी 8 और 9, तो मतलब 9/2 ये आपका क्या हो जाएगा घंटे हो जाएगा, क्या हो जाएगा घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से क्या समझना, अब हम लोग ये जानते हैं, अब यहाँ से 30 किलो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लगा समय। ठीक है, ठीक है, धारा की दिशा में मैं लिखूंगा यहाँ से, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, ठीक, जाने में नाव द्वारा लगा समय, जाने में नाव द्वारा, ठीक है, 30 किलोमीटर नाव द्वारा जाने में लगा समय, जाने में नाव द्वारा लगा समय। ठीक, इसको मैं मान लेता हूँ T1। कितना हो जाएगा, समय बराबर अभी हमने बताया था, समय बराबर जो होता है दूरी बटा चाल, क्या होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ से क्या है, समय हमने T1 माना, दूरी कितना है 30 किलोमीटर, तो 30 बटा कितना हो जाएगा, चाल कितनी है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है 15 + x। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब धारा है ना, धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, ठीक है, जाने में नाव द्वारा लगा समय। ठीक है, इसको मैं T2 मान लूँगा, तो ये भी समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ये 30 बटा कितना हो जाएगा 15 - x। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सब क्या है समय है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं जो कुल समय होता है। ठीक है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, यदि T1 + T2 बराबर क्या हो जाए T, मतलब धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय प्लस धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय बराबर कुल समय। तो यहाँ से T1 कितना हो जाएगा 30 बटा कितना 15 + x प्लस 30 बटा 15 - x बराबर कुल समय कितना है 9/2। ठीक, यदि इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई है तो क्वेश्चन फिर सॉल्व होने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग ध्यान से देखो, इस तरीके की समीकरण हल करने के लिए ऊपर से कॉमन मिल रहा है 30, तो हम 30 क्या लिख लेते हैं कॉमन, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 15 + x, ये हो जाएगा 1/15 - x। ठीक है, और बराबर में 9/2। ठीक है, और हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से। अब ध्यान से देखो, ये आपका 30 है। ठीक है, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम लिखेंगे तो 15 - x कितना हो जाएगा भैया 15 - x, और यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 15 + x। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा आपका, देखो एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं, 15 + का x दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 15 - का x बराबर का 9/2। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ इसको। अब ध्यान से देखो, x से x कैंसिल हो जाएगा, 15 हो जाएगा 30, तो ये 30 × 30 बटे ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 - का x स्क्वायर। ठीक है,
बराबर का 9/2। ठीक, आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा आपका 900 बटा कितना 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो मैं इसको काट देता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 100। तो आपका बच जाएगा 100 बटा कितना 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर का ये हो जाएगा 200। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सबको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा फिर, है ना। ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, 200 को इधर ले आएंगे तो 225 माइनस 200 बराबर हो जाएगा आपका 25। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √25। तो एक्स बराबर प्लस माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 5 तथा आपका हो जाएगा एक्स बराबर -5। क्या हो जाएगा -5। ये आपका अमान्य है, ये जानते हो आप सभी, ये अमान्य है। तो अतः x बराबर कितना आ जाएगा 5। अतः हम कह सकते हैं धारा की चाल, अतः धारा की चाल, अतः धारा की चाल जो होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।